प्यारी कहाँ है? कौन प्यारी? मैं किसी प्यारी को नहीं जानता। वो साइकिल वाला ने जैसे ही ऐसा कहा, एक हंसी जंगल में गूंजी। वो आदमी जमीन पर गिर गया और उसके प्राण चली गई। चार डोंगरी का किस्सा। ये कहानी किसी किताब की नहीं, ये कहानी है उन रास्तों की जहां कदम तो इंसान के होते हैं लेकिन लौटता कोई और है। ये कहानी है चार डोंगरी की। आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी, आपकी सुन्नी बदन पर एक सिहरन पैदा कर देगी। ये कहानी आपको सोने नहीं देगी बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ये प्यारी है कौन, इसके पीछे का क्या रहस्य है। तो दोस्तों, अपना हेडफोन लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए, चलते हैं और एक भूतिया सफर पर। बंदिया गांव एक छोटा सा गांव है जो घने जंगलों के बीच रहता है। बंदिया गांव से मधुपुर करीब 12 किलोमीटर का रास्ता है। इसी दोनों गांवों के बीच में आता है चार डोंगरी, जो घने जंगलों और घाटियों से घिरा हुआ है। मधुपुर और चार डोंगरी के रास्ते में एक पुराना जजर सा ढाबा था। ढाबे पर 3 आदमी बैठे थे। चाय ठंडी हो चुकी थी लेकिन उनके चेहरों पर पसीना था। भैया, मैं साफ कह रहा हूँ, वो चार डोंगरी की प्रेत साधारण नहीं है, और वो महुआ का पेड़। अरे नाम मत ले उस मनहूस जगह का, उसका तो नाम सुनते ही बदन में ठंडी लहर दौड़ जाती है। हाँ भाई, तुमने ठीक कहा है। कल ही वहां किसी अनजान आदमी का शरीर मिला है, बिना खून के। मैंने सुना है वो एक सवाल पूछती हैं कि प्यारी कहाँ है, और अगर गलत जवाब दे दिया ना तो सीधा मौत। आज तक किसी को इसका सही जवाब नहीं पता कि प्यारी कौन है और वो पूछती क्यों है। तीनों चुप हो गए। ढाबे पर सन्नाटा छा गया। उसी वक्त मधुपुर की तरफ से आती दिखी एक पुरानी मोटरसाइकिल। उस पर बैठे थे 2 नौजवान, अभिषेक और रमन। दोनों बैंक कर्मचारी थे। नए नए ट्रांसफर होकर इस इलाके में आए थे। समय करीब 12 बज रहे। अभिषेक, ये इलाका कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रहा? अरे यार, नया इलाका है इसलिए ऐसा लग रहा है। अभिषेक यार, जरा देखना, रास्ते में अगर कोई मिले तो बंदिया गांव जाने का रास्ता पूछ लेना। ठीक है रमन। डरते घबराते बातें करते कुछ दूर चलने के बाद दोनों की नजर उसी पुराने ढाबे पर पड़ी। उन्होंने बाइक रोकी और ढाबे की ओर बढ़े। चाचा, बंदिया गांव किधर से जाएगा? अभिषेक का इतना कहना था कि ढाबे पर बैठे तीनों आदमी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, मानो जीते जी किसी ने मौत को दावत दे दिया हो। तुम दोनों को मरने का बड़ा शौक है क्या? जानते भी हो कहाँ जा रहे हो? तो तुम दोनों इस इलाके में नए हो क्या? हाँ, हमारा अभी ट्रांसफर हुआ है। इलाके के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए तो आपको पूछ रहे हैं। तो सुनो, चार डोंगरी के रास्ते जो भी गया है वो वापस लौटा नहीं है। चाचा, क्या है उस चार डोंगरी में? हमें जाना जरूरी है। अगर जा ही रहे हो तो दिन डूबने से पहले वापस लौट आना, वरना अगर शाम या रात हो गई ना तो तुम दोनों अगली सुबह नहीं देख पाओगे। ढाबे वालों के मुंह से ये सब बातें सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों डरने लगे। लेकिन क्या करें, सीनियर का आदेश है, पालन तो करना ही पड़ेगा। चाचा, हम मजबूर हैं, सरकारी काम है। लोन लेने वालों के घर और जमीन का सर्वे करना है, जाना तो पड़ेगा ही। तो सुनो, एक बात याद रखना, कोई रास्ते में तुम्हें रोके तो गाड़ी मत रोकना। और सुनो, कहते हैं चाल डोंगरी में जाते समय तो कुछ नहीं होता, लेकिन वापसी में एक औरत दिखाई देती है। वो सवाल करती है कि प्यारी कहाँ है। प्यारी? कौन प्यारी? इसका जवाब किसी को नहीं पता। अगर जिंदा लौटना चाहो तो बंदिया गांव में भूषण दा को ढूंढना, शायद वो कुछ जानते हों। और दुआ करना कि प्यारी के बारे में पूछने वाली तुम्हारी नजर में ना आए। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। अभिषेक और रमन एक दूसरे को देख रहे थे। उनके सामने रास्ता था और रास्ते के आगे शायद मौत। दोनों धीरे धीरे उस रास्ते की ओर बढ़ गए। जैसे ही बाइक उस रास्ते पर चढ़ी, हवा का मिजाज बदल गया। अभिषेक, तुझे भी लग रहा है ना कि यहाँ हवा कुछ अलग? जंगल से जानवरों की आवाज ऐसे आ रही थी
जैसे किसी की तड़प में याद कर रही हूं। चारों तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ था। तभी माधव कहता है, रामू काका, कभी अपने उस पुरानी हवेली के बारे में सुना है? कहते हैं उस हवेली में जब रात को 1 बजता है तो रोज रात को औरत की रोने का आवाज सुनाई देता है, लेकिन कभी किसी ने अभी तक अंदर जाकर नहीं देखा है। कौन सी पुरानी हवेली की बात कर रहे हो? कहीं वो तो नहीं जिसमें बारिश आने के कारण हम लोग उस रात वहीं पर गुजारे थे? हाँ काका, मुझे भी याद आया। उस वक्त हम चारों जंगल में गए थे, लेकिन अचानक जोर से बारिश आने के कारण हम लोग घर नहीं आ पाए, तो उस रात हमें वहीं बिताना पड़ा था। वो सब तो ठीक है माधव, लेकिन आगे तो बोलो क्या हुआ था? काका, एक बार मेरा भाई उस हवेली के रास्ते देर रात से घर आ रहा था। वो साइकिल लिया हुआ था। तभी अचानक उस साइकिल का चैन वहीं पर टूट गया और वो घबरा गया। साइकिल का चैन बनाते बनाते उसका हालत खराब हो गया था। फिर वहीं औरत की रोने की आवाज उसको सुनाई दी थी। उस वक्त वो साइकिल लेकर तुरंत वहां से घर भाग आया। आने से बाद उसका तबीयत 2-3 दिन तक खराब रहा था। उसके बातों पर विश्वास नहीं होता है मुझे, लेकिन कुछ न कुछ जरूर उसके साथ हुआ था। तब तो काका हमें जरूर जाकर पता करना चाहिए कि आखिर उस हवेली के राज क्या है। क्या आप सबको नहीं लगता है कि हमें जाकर पता करना चाहिए कि कौन औरत है जो रोज रात को डरावनी आवाज में रोती है? आग। माधव की बातों को सुनकर सन्नाटे के साथ वहां पर डर का माहौल बन गया था। रतनलाल और काका चेहरा बिल्कुल सूखा पड़ गया था। अकेले सुनसान जंगल के किनारे वो अकेले बैठ के बातें कर रहे थे। आग की लपटें भी उनको ठंड लग रही थी। सुनसान हवेली की बातें सुनकर चारों का सोचने की क्षमता मंद हो गई थी। काका भी उस दिन हैरान हो गए थे। माधव को उस झोपड़ी पर के पास बैठे बैठे रात के 11 बज गया था। डरावनी बातें की वजह से वहां की ठंडी हवाएं एक साथ चल रही थीं। तो माधव, क्यों ना आज रात हम लोग वहां उस हवेली में चला जाए? अकेले तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो जा सके। अगर हम चारों लोग एक साथ रहेंगे तो किसी को डर नहीं लगेगा। आज तक तो सिर्फ हम लोग कहानियां ही सुने थे, लेकिन आज शायद हकीकत भी देख लें। माधव जैसे जैसे बता रहा है वैसे वैसे तो सुनना आसान लग रहा है, लेकिन अचानक औरत की रोने की बात, ये तो एक डरावना माहौल बना दे रहा है। तो क्यों ना आज रात हम चारों लोग उस हवेली में चला जाए? आज तो मौसम भी काफी ज्यादा अच्छा है। कल का क्या पता कौन रहेगा कि नहीं रहेगा। आज जब इसकी बात हो ही गई है तो पता करने में हमारा क्या जाता है। वैसे भी वो औरत वाली हवेली यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हम सब कम से कम समय में वापस भी लौट आएंगे। रतनलाल, तुम क्यों चुप हो? तुम भी कुछ बोलो। सबकी बातें तो आज रात कुछ नया करने के लिए कह रही हैं, लेकिन अभी तक तुम केवल सुन ही रहे हो। क्यों, क्या बात है? नहीं काका, वैसी कोई बात नहीं है। जब सब लोग कह रहे हैं तो वही किया जाए। उस रात अचानक चारों का दिमाग उस भूतिया हवेली की तरफ चला गया था। माधव तो केवल एक छोटी सी कहानी बताई थी, लेकिन वो हकीकत में उस हवेली की तरफ चारों उठाकर जाने लगे। आगे काका और बीच में माधव, जो साथ होकर जाने लगे। वो धीरे धीरे कदमों से गांव से बाहर निकल रहे थे। चारों तरफ जानवरों और कुत्तों का आवाज गूंज रहा था। रात का समय था, 11:30 हो रहा था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। माधव ने उस वक्त उनके सामने हाँ में हाँ कर दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा डर उसके अंदर दिखाई दे रहा था। उस रात कदमों की आवाज भी एक रहस्यमय माहौल बना दे रहा था। काका बूढ़े बुजुर्गों में से एक थे, लेकिन उनको सब मालूम था। जंगल के काफी अंदर जाने के बाद उन्हें एक सफेद साड़ी में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। वो जोर जोर से रो रहा था। ये सब देखकर वो चारों हैरान रह गए। आधी रात को औरत और वो भी एक बच्चे के साथ इस सुनसान रास्ते में। देखते ही माधव को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो पहले भी ऐसी घटना कुछ ऐसे ही करके अपने गांव वालों से सुना था।
उस वक्त बच्चे की मासूमियत देखकर काका का दिल पिघल गया। अरे तुम कौन हो और इस बच्चे को लेकर इतनी रात को क्या कर रही हो? ये बच्चा किसका है? जोर जोर से रो रहा है, तुम्हें इसको लेकर अपने घर जाना चाहिए, लेकिन देखने में उदास दिखाई दे रही हो। क्या बात है? कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना है तुम्हारे साथ? वो औरत देखने में साधारण दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके अंदर का छिपा डायन का भयंकर रूप दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपना चेहरा उदासी के रूप में ढाल ली थी ताकि किसी को उसकी पीछे छिपी मासूमियत का राज न दिखाई दे। अरे बेटा, क्या तुम सब मेरी मदद कर सकते हो? इस बच्चे का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। भूख के कारण ये तड़प कर रो रहा है। ये बच्चा मुझे आगे तालाब के किनारे मिला है। लगता है किसी ने इसको छोड़कर वहाँ से चला गया है। मुझे देखा नहीं गया तो इसे लेकर यहाँ आ गई। उस बूढ़ी औरत की मधुर बातों को सुनकर माधव को रहा नहीं गया। वो झट से बोला, दादी माँ, अब तो बेचारे इस बच्चे की माँ इसे इस हालत में छोड़कर चली गई है। वो ना जाने किस पत्थर दिल की होगी जो अपने ही बेटे की नहीं हुई। आपने इस हालत में बच्चे की मदद की है, इसका फल भगवान आपको जरूर देगा। बेटा, उम्र ढल जाने के कारण और दूरियां मुझसे नहीं चला जा रहा है। क्या तुम सब मेरी इस हालत में मदद कर सकते हो? इस बच्चे को लेकर अस्पताल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये मर जाएगा। आधी रात को उस औरत का बीच जंगल में होना, और वो भी एक छोटे नवजात बच्चे के साथ, काका को कुछ अजीब लग रहा था। उनके मन में एक प्रकार का चिंता हो गया था। देखते देखते रात का 12 बज गया। जंगल में और जोर जोर से कुत्तों के और जानवरों के भौंकने की आवाज गूंजने लगी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। एक तरफ बच्चे को देखकर माधव का दिल पिघल रहा था, वहीं दूसरे तरफ काका को वो बूढ़ी औरत कुछ अजीब दिखाई दे रही थी। हम सब इस हालात में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। आपको खुद इस बच्चे को लेकर जाना होगा। इस वक्त हम किसी काम के सिलसिले में जा रही हैं। ऐसे में मैं आपकी की कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। रात भी काफी ज्यादा हो गया है, अब हम सब और नहीं रुक सकते हैं। बूढ़ा उसकी माया को देखकर पहचान जाता है और उन तीनों, माधव, रतनलाल और मदन को लेकर अपने साथ चला जाता है। वो बुरी साया उस बच्चे को लेकर वहीं देखती रह जाती है। माधव, रतनलाल, अमन और काका उस सफेद डायन से छुटकारा पाकर वहां से तुरंत निकल लेते हैं, लेकिन कुछ ही दूर आगे जाने के बाद पीछे कदमों की आवाज सुनाई देती है। चारों वहीं के वहीं रुक जाते हैं। अमन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता है। रात के काले अंधेरे में साफ से दिखाई भी नहीं दे रहा था। काका, ये कैसी आवाज थी? ऐसे लग रहा था जैसे कि हमारे पीछे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन अचानक कहाँ गायब हो गया है। जंगल में काली रात के अंधेरों में जानवरों को कुछ दिखाई नहीं देता है। वो इधर से उधर भागते रहते हैं। हो सकता है कोई छोटा मोटा जानवर होगा, इधर उधर भाग गया होगा। डरो मत, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। काका, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं वो औरत तो नहीं है जिसके बारे में हमने सुना था। वो कदमों के आहट पर ध्यान नहीं दिए, धीरे धीरे हवेली के करीब पहुंच गए। दूर से काले अंधेरे में वो हवेली उजले से प्रकाशित दिखाई दे रहा था, लेकिन उनके अंदर का भयानक अंधेरा और खुफिया औरत का राज किसी को मालूम नहीं था। चारों के चेहरे पर वो डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कदमों की आहट उन्हें यहां तक खींच लाई हो। काका, ये वही हवेली है जहां से औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। इसे रास्ते पर अनेक घटनाएं हुई हैं, लेकिन किसी ने पता करने की कोशिश नहीं की है। आज तो आंखों का पर्दा दूर ही हो जाएगा। बेटा, अब तो अंदर जाकर ही देखना पड़ेगा, लेकिन संभल कर, वो औरत का छलावा किसी को मालूम नहीं है। हम सबको सावधानी के साथ एक साथ रहना होगा। हम सबको देखकर उस औरत की शक्तियां फीकी पड़ सकती हैं, इसलिए कोई कहीं नहीं जाएगा इधर उधर। धीरे धीरे वो चारों उस भूतिया हवेली के अंदर चले गए। माधव का शरीर पहले से ही कांप रहा था। वो हाथ जोड़कर सबसे पीछे खड़ा था। तभी अचानक सरसराहटों के साथ खून से लटपटा
गर्दन कटा हुई पिशाच सामने प्रकट हो जाता है। उसका भयानक रूप देखकर चारों के रूह कौंप गया। देखने में डरावना चेहरा और उसकी बड़ी बड़ी आंखें, मानो जैसे उसका सिर किसी ने जिंदा काट के दफना दिया हो। औरत की आवाज में उसका रोना देखकर सबके सब गांववासी हैरान हो जाते थे, लेकिन किसी को यह बात पता नहीं थी कि ये वही शैतान है। धीरे धीरे पीछे से वही बूढ़ी औरत आती है जो कुछ देर पहले जंगल में मिली थी।